डियर स्टूडेंट्स, मेरा ये प्रेजेंटेशन बीए फाइनल ईयर के अर्थशास्त्र के स्टूडेंट्स के लिए है। उनका एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है उसमें सेकंड पेपर जो निर्धारित है उसका पहला टॉपिक यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और ध्यान से इस सामग्री को समझिए। प्रत्येक देश की संगठित सरकार एवं नीति नियंता जो प्रमुख रूप से संपूर्ण देश में लोक कल्याण में वृद्धि एवं आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से ही सोचते हैं एवं कार्य करते हैं, अपने देश की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों एवं प्राथमिकताओं के दृष्टिगत कुछ निश्चित सामान्य लक्ष्य निर्धारित करते हैं। ये लक्ष्य अर्थव्यवस्था की किसी विशिष्ट इकाई अथवा समूह अथवा क्षेत्र से संबंधित न होकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की सामूहिकता के साथ जुड़े होते हैं। आमतौर पर इन लक्ष्यों का स्वभाव दीर्घकालीन होता है। यही लक्ष्य वास्तव में देश के समष्टिपरक आर्थिक लक्ष्य अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स कहलाते हैं। ये लक्ष्य निर्धारण का कार्य विश्व की सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं अर्थात विकसित, अर्धविकसित, विकासशील एवं पिछड़ी इत्यादि सभी में किया जाता है, परंतु अर्थव्यवस्था के स्वभाव के आधार पर इन लक्ष्यों एवं उनकी प्राथमिकताओं के क्रम में अवश्य भिन्नता होती है। उदाहरण के लिए भारत जैसी अर्थव्यवस्था में गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी उन्मूलन, मुद्रास्फीति नियंत्रण, भुगतान शेष संतुलन जैसे समष्टिपरक आर्थिक लक्ष्य प्राथमिकता ये होते हैं, तो अमेरिका एवं कनाडा जैसी विकसित देशों में रोजगार स्तर को बढ़ाना, भुगतान शेष संतुलन बनाना, कीमत स्थायित्व प्राप्त करना इत्यादि लक्ष्य प्राथमिक हो सकते हैं। कुछ लक्ष्य सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के लिए कॉमन होते हैं, तो कुछ अर्धविकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में इन कॉमन लक्ष्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य विशिष्ट लक्ष्य भी निर्धारित किए जाते हैं। एक बार जब अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार आर्थिक लक्ष्यों का निर्धारण हो जाए तो उनकी प्राप्ति के लिए व्यवहारिक एवं ठोस योजना का निर्माण किया जाता है। इन पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की योजना के तहत जो रणनीति अर्थात कोर्स ऑफ एक्शन तैयार किया जाता है वही देश की समष्टिपरक आर्थिक नीति अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी कहलाती है। यह समष्टिपरक है अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक है क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था की सामूहिकता के लिए और सामूहिकता के साथ होती है, किसी क्षेत्र इकाई अथवा व्यक्ति विशेष के लिए एवं उसके साथ नहीं होती। ये नीति यानी पॉलिसी होती है क्योंकि बहुत सोच समझकर भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए विशिष्ट इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक पद्धति से तैयार की जाती है। अतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गहन सोच विचार कर वैज्ञानिक पद्धति से तैयार की गई कार्य योजना ही समष्टि नीति अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी कहलाती है। इसको भिन्न भिन्न विशेषज्ञों ने भिन्न भिन्न रूप में परिभाषित किया है।
किसी देश की समष्टिपरक आर्थिक नीति अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी को परिभाषित करते हुए क्रिस मुलहर्न एवं हॉवर्ड आर वेन ने कहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इज कंसर्न with the attempts of policy makers to influence the behavior of macroeconomic aggregates in order to improve the overall performance of the economy. अर्थात समष्टिपरक आर्थिक नीति का संबंध देश के नीति निर्माताओं द्वारा अर्थव्यवस्था के समष्टिपरक समूहों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए प्रयोग में लाए प्रयत्न हैं, जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की ओवरऑल निष्पादन को बेहतर बनाना होता है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के एक और भिन्न तरीके से भी परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार सेटिंग ऑफ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स फॉर द इकोनॉमी एज अ होल एंड द यूज ऑफ डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स इज टर्म्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए व्यापक आर्थिक लक्ष्यों का निर्धारण करना और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न नीतिगत यंत्रों का प्रयोग करना ही मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है। समष्टिपरक आर्थिक नीति अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का संबंध वास्तव में अर्थव्यवस्था में आर्थिक सामाजिक कल्याण बढ़ाने हेतु गहन सोच विचार कर किए गए प्रयत्नों से होता है। यद्यपि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में इस हेतु सरकारी प्रयत्नों के स्थान पर बाजारीय प्रक्रिया और उसकी स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया गया था, परंतु 1930 की व्यापक मंदी के पश्चात परिवर्तित विश्व परिदृश्य में प्रोफेसर जे.एम. कीन्स के नेतृत्व में यह स्वीकार किया गया कि एक अर्थव्यवस्था को बेहतर आर्थिक कल्याण की अवस्था की ओर ले जाने में सरकार एवं मौद्रिक संस्थाओं की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस विश्वास के ही आधुनिक समय में देश के नीति निर्माता स्पष्ट नीतिगत उद्देश्यों को निर्धारित करने का ही पक्ष लेते हैं और उनके अनुसार ये नीतिगत उद्देश्य इस प्रकार हो सकते हैं। नंबर 1, स्थिर एवं सतत आर्थिक वृद्धि एवं विकास का उद्देश्य अर्थात स्टेबल एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस उद्देश्य का अभिप्राय विकसित एवं विकासशील देशों में भिन्न भिन्न हो सकता है। विकसित देशों के लिए इसका अभिप्राय देश में वास्तविक संदर्भों में राष्ट्रीय आय में इस प्रकार की निरंतर वृद्धि प्राप्त करने से है जो भविष्य में भी बिना किसी अन्य महत्वपूर्ण समस्या को उत्पन्न करे बगैर दीर्घावधि तक टिकाऊ बनी रहे, जबकि विकासशील देशों के लिए इसका अभिप्राय अर्थव्यवस्था की स्थिति में इस प्रकार का दीर्घ काल तक टिका रहने वाला सुधार लाना है जिसमें जनसंख्या की जीवन प्रत्याशा बढ़ जाए, शिक्षा तक आम जनों की पहुंच बढ़ जाए और आम जनसंख्या का जीवन स्तर ऊंचा उठता जाए। नंबर 2, प्राइस स्टेबिलिटी अर्थात कीमत स्थायित्व। इस उद्देश्य का अभिप्राय देश के औसत कीमत स्तर को स्थिर रखने से नहीं
बल्कि उसमें निरंतर विवेकशील एवं वांछित स्थिर दर से परिवर्तन बनाए रखने से है, ताकि सामान्य आर्थिक विकास की वृद्धिशील दर के साथ तारतम्य बना रहे। नंबर 3, फुल एम्प्लॉयमेंट अर्थात पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार का अभिप्राय समस्त ऐसी जनशक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने से है जो कार्य करने के योग्य हो, कार्य करने की इच्छुक हो एवं कार्य करने को तत्पर भी हो। नंबर 4, बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, संतुलित भुगतान शेष। संतुलित भुगतान शेष का अभिप्राय ये है कि एक देश का शेष विश्व के सभी देशों के साथ जो भुगतान एवं प्राप्तियों का संबंध होता है उनके मध्य संतुलन बना रहे और वो देश अपने तरीके से अपनी प्राप्तियों में से ही भुगतान करने में सक्षम हो सके। नंबर 5, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी अर्थात विनिमय दर स्थायित्व। इस उद्देश्य का तात्पर्य एक देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में विश्व की अन्य प्रमुख देशों की मुद्राओं के मूल्य के संदर्भ में अधिक उतार चढ़ाव न आने से है। इसके लिए इस दर में स्थायित्व बना रहे ये आवश्यक होता है ताकि आयात अथवा निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके। नंबर 6, साउंड स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस अर्थात राजस्व की ठोस संरचना। इसका अभिप्राय यह है कि देश में सार्वजनिक व्यय एवं करारोपण की व्यवस्था संतुलित रहनी चाहिए तथा सार्वजनिक क्षेत्र उतना ही उत्पादक बन सके जितना निजी क्षेत्र। ऋण की स्थिति भी देश की करंट भुगतान सामर्थ्य के बाहर नहीं होनी चाहिए। नंबर 7, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अर्थात आय का समान वितरण। इस उद्देश्य का अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था के निर्माण करने से है जिसमें धनी और निर्धन के मध्य की खाई कम से कम की जा सके तथा सभी को एक समान कार्य के अवसर प्राप्त हो सके। नंबर 8, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। उपर्युक्त वर्णित आर्थिक उद्देश्यों के अतिरिक्त मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए कुछ सामाजिक उद्देश्यों का भी निर्धारण किया जाता है। ये उद्देश्य देश की परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। आमतौर पर इन उद्देश्यों के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, जात वर्ग अथवा रंग का भेद समाप्त करना, शैक्षिक विकास एवं स्वास्थ्य सुधार करना इत्यादि सम्मिलित रहते हैं, क्योंकि देश के सामान्य विकास में इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी देश में पूर्व निर्धारित आर्थिक सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा जिन नीतियों अथवा यंत्रों अथवा औजारों अथवा उपायों का प्रयोग किया जाता है वे ही मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स अर्थात समष्टिपरक आर्थिक नीति के यंत्र कहलाते हैं। मोटे तौर पर ये इंस्ट्रूमेंट्स दो समूहों में बांटे जाते हैं। नंबर 1, डिमांड साइड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स अर्थात मांग पक्षीय नीतिगत यंत्र। नंबर 2, सप्लाई साइड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स अर्थात पूर्ति पक्षीय नीतिगत यंत्र। डिमांड साइड इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग अर्थव्यवस्था में सकल मांग को वांछित दिशा में प्रभावित करने के लिए किया जाता है। अतः जब ये इंस्ट्रूमेंट सक्रिय होते हैं तो देश की एग्रीगेट डिमांड कर्व प्रभावित होती है। डिमांड साइड इंस्ट्रूमेंट्स की भी दो श्रेणियां होती हैं। नंबर 1, मॉनेटरी पॉलिसी, नंबर 2, फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स अर्थात मौद्रिक नीति संबंधी यंत्र का अभिप्राय सरकार या मौद्रिक सत्ता द्वारा अर्थव्यवस्था में
या तो मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने अथवा मुद्रा की कीमत अर्थात ब्याज की दर को नियंत्रित करते हुए उठाए गए कदमों से होता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की ब्याज एवं अन्य दरों को आवश्यकतानुसार घटाया अथवा बढ़ाया जाता है और तत्पश्चात अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति की उपलब्धता को प्रभावित किया जाता है। इसमें कभी कभी चलन में नोट एवं सिक्कों की मात्रा, रूप एवं मानक भी बदल दिए जाते हैं। फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स अर्थात राजकोषीय नीतिगत यंत्र के अंतर्गत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक व्यय एवं करारोपण की मात्रा को आवश्यकतानुरूप घटाया या बढ़ाया जाता है और इस प्रकार देश की कुल मांग के स्तर को प्रभावित किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के व्यय एवं उत्पादक योजनाएं चालू अथवा बंद कर दी जाती हैं या विभिन्न प्रकार के नए कर लगाए जाते हैं अथवा पुराने कर समाप्त कर दिए जाते हैं और इस प्रकार जनता के उपभोग के पैटर्न को प्रभावित किया जाता है। किसी देश की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के सप्लाई साइड इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग उस देश में प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत संबंधित सरकार के द्वारा कई उपाय अपनाए जाते हैं, जैसे रेज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ अर्थात उत्पादक इकाइयों में प्रतियोगी शक्ति को बढ़ाना। नंबर 2, प्रोवाइड इकोनॉमिक इंसेंटिव्स अर्थात उत्पादक इकाइयों को आर्थिक प्रोत्साहन देना। नंबर 3, कट इन कॉस्ट्स अर्थात विभिन्न प्रकार की लागतों को कम करने का प्रयास करना। नंबर 4, प्राइवेटाइजेशन अर्थात निजीकरण को प्रोत्साहन देना। नंबर 5, लिबरलाइजेशन अर्थात देश में विभिन्न नीतियों का उदारीकरण करना। नंबर 6, डीरेगुलाइजेशन अर्थात विनियंत्रण यानी कि उत्पादन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार के अनावश्यक कानूनों को समाप्त कर देना। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रेजेंटेशन को देखने और सुनने के पश्चात अगर इस विषय से संबंधित आपको कोई डाउट्स हैं, कोई प्रश्न हैं, तो आप उन्हें विभाग की ईमेल पर या आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर या यूट्यूब के ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल सकते हैं, जिसका यथासंभव आपको उत्तर दे दिया जाएगा।